यूजीसी नेट सरस्वती अकेडमी में आती है। और मैं आप सभी विद्यार्थियों को गुड आफ्टरनून। पेपर टू एजुकेशन शिक्षा शास्त्र आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं कोठारी आयोग। ठीक है, देख रहे हैं आप सभी विद्यार्थी कोठारी आयोग। ठीक है, तो यहाँ पे आप सभी विद्यार्थी जान सकते हैं कोठारी शिक्षा आयोग नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो ये जो कोठारी शिक्षा आयोग है, ठीक है, तो कोठारी शिक्षा आयोग का एक और नाम है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं, लिख देती हूँ। ठीक है, आप सभी विद्यार्थी याद कर लीजिएगा। ठीक है, राष्ट्रीय शिक्षा कोठारी आयोग, शिक्षा आयोग। ठीक है, 1964। आप सभी विद्यार्थियों को पता होना चाहिए, जैसे कि कोठारी आयोग ना करके आपके पेपर में पूछा जाए राष्ट्रीय शिक्षा आयोग, ठीक है, मिलान करने में दे दिया जाए। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए ना कि कोठारी आयोग को जो है हम राष्ट्रीय शिक्षा आयोग के नाम से भी जानते हैं। स्टार्ट करती हूँ कोठारी आयोग। ठीक है, तो राष्ट्रीय आयोग के नाम से जानते हैं। तो सरकार ने जुलाई 1964 में डॉक्टर डीएस, यानी कि ये डीएस जो लिखा हुआ है, जैसे कि दौलत सिंह कोठारी, यानी कि पूरा नाम समझ लीजिए है। ठीक है, जिसे दौलत सिंह, यस जो लिखा हुआ सिंह, तो दौलत सिंह कोठारी की अध्यक्षता, यानी कि अध्यक्ष, यानी कि कोठारी आयोग के अध्यक्ष। ठीक है, कोठारी शिक्षा आयोग यानी कि कोठारी आयोग के जो है अध्यक्ष कौन थे, तो आप बताएंगे कि दौलत सिंह कोठारी। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं अध्यक्ष कोठारी की अध्यक्षता में सरकार को शिक्षा के सभी पक्षों तथा प्रक्रमों के विषय में राष्ट्रीय नमूने की रूपरेखा, साधारण सिद्धांत, नीतियों का रूपरेखा तैयार करने के लिए आयोग का गठन किया गया। इसके बाद देख सकते हैं, इस आयोग के अनुसार शिक्षा तथा अनुसंधान दोनों ही देश की समस्त आर्थिक, सांस्कृतिक तथा आत्मिक विकास एवं प्रगति के लिए निर्णायक है। इसने वर्तमान शिक्षा पद्धति की कठोरता की जो है आलोचना की है, यानी कि कोठारी आयोग के अंतर्गत जो बताया गया है वर्तमान शिक्षा जो है पद्धति की कठोरता की आलोचना की गई है। शिक्षा नीति में लचीलेपन की जो है आवश्यकता पर बल दिया गया है, जो बदलती हुई परिस्थितियों के अनुकूल हो। सदस्य संख्या आप जान सकते हैं कि यानी कि कोठारी शिक्षा आयोग में सदस्य की संख्या कितनी थी। ठीक है, तो 17 थी। ठीक है, 5 सदस्य अन्य देशों के शिक्षा विशेषज्ञ थे। ठीक है, और इसके बाद सिफारिश से देख सकते हैं कोठारी आयोग के अनुसार। ठीक है, नाम आपको याद रखना है कि राष्ट्रीय शिक्षा आयोग, ठीक है, नाम से जानते हैं, अन्य नाम से। इस आयोग द्वारा जो है देश में शिक्षा सुधार के लिए अनेक जो है सुझाव दिए गए हैं। प्रत्येक प्रशिक्षण महाविद्यालय में प्रभावकारी शिक्षा संगठन की स्थापना की जानी चाहिए। अगला पॉइंट है अध्यापकों का जो है शिक्षा स्तर निम्न और माध्यमिक कोटि का होना चाहिए। पड़ोसी विद्यालय खोले जाने का जो है सुझाव दिया गया है कोठारी आयोग के अनुसार। इंपॉर्टेंट पॉइंट याद कर लीजिएगा। इसके बाद आप देख सकते हैं अगला पॉइंट, यहाँ पे देख लीजिए, जो है बोर्ड शिक्षा में श्रेणी के स्थान पर जो है ग्रेड को जो है प्रदर्शित किया गया है। ठीक है, जैसे कि पहले अंक मिलते थे, ठीक है, अब ग्रेड दिया जाता है, जैसे ABCD। ठीक है, वो ठीक है, और कृषि शिक्षा, कानूनी शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा पर जो है सुझाव दिया गया है। ठीक है, शिक्षा का। ठीक है, और इसके बाद आप देख सकते हैं विद्यार्थी जो है अध्यापक प्रशिक्षण में सुधार, यानी कोठारी शिक्षा के आयोग के अनुसार जो है अध्यापक प्रशिक्षण में सुधार क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं शिक्षा शास्त्र एक जो है स्वतंत्र शैक्षिक विषय होना चाहिए। कोठारी आयोग के अनुसार जो है शिक्षा जो है कैसी होनी, स्वतंत्र शैक्षिक विषय होना चाहिए। यह BEd और MAd में जो है एक वैकल्पिक विषय के रूप में प्रस्तावित होना चाहिए। शिक्षा शास्त्र को स्कूल तथा विश्वविद्यालय में प्रारंभ किया जाना चाहिए। ठीक है, प्रत्येक प्रांत में योजना के द्वारा शिक्षा के व्यापक कॉलेज की जो है स्थापना होनी चाहिए। अध्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम में सुधार। ठीक है, ये जो है कार्यक्रम में हो गया सुधार क्या है, सभी स्तरों पर पाठ्यक्रमों को दोहराया जाए। ठीक है, प्रशिक्षण कॉलेजों के पाठ्यक्रमों का उत्थान व विकास किया जाना चाहिए। कार्य के दिनों में वृद्धि की जानी चाहिए। अगला पॉइंट देख सकते हैं, अगला मतलब हेडिंग सा है आपकी, प्रशिक्षण सुविधाओं का विकास किया जाना चाहिए। मतलब क्या विकास होना चाहिए। ठीक है, तो प्रत्येक प्रांत को जो है प्रशिक्षित अध्यापकों की आवश्यकता पूर्ति के लिए स्वयं अपनी योजना बनाएं, मतलब स्वयं अपनी योजना बनाएं। संस्थाओं का जो है आकार सामान्यतः बड़ा हो और एक योजनाबद्ध तरीके से स्थित होना चाहिए। प्रशिक्षण सुविधाओं के बारे में जो है आवश्यक सुझाव दिए जाएँ। और अगली हेडिंग आपकी है निरंतर व्यावसायिक शिक्षा। ठीक है, आपको जब आप सभी विद्यार्थी जब थ्योरी पढ़ेंगे तभी आप जो है पेपर को हल कर पाएंगे, क्योंकि ऐसे पढ़ने से जो है समझ में नहीं आता है। ठीक है, निरंतर व्यावसायिक शिक्षा क्या होती है कोठारी आयोग के अनुसार। ठीक है, प्रशिक्षण कॉलेजों में सभी प्रकार के शिक्षकों के लिए जो है सेवारत शिक्षा के एक संयोजन कार्यक्रम को प्रारंभ किया जाना चाहिए। यह संस्कृति, ठीक है, तो केवल इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए भी हाँ यहाँ पे देख सकते के लिए थी। ठीक है, उद्देश्य जो है पूर्ति के लिए थी, शिक्षक को उच्च शिक्षा के लिए योग्य बनाया जा सके, यानी कि व्यवसायिक मतलब कोठारी आयोग के अनुसार जो शिक्षा थी वो उसमें थी कि व्यवसायिक शिक्षा दी जाए। ठीक है, विद्यार्थियों को। और फिर अध्यापक शिक्षा प्रवेश में सुधार, यहाँ पे देख सकते हैं कोठारी आयोग के अनुसार, तो जैसे कि अध्यापक प्रवेश परीक्षा में सुधार, तो आप जानते हैं। ठीक है, इस संदर्भ में यह कहा गया कि प्रवेश हेतु अभिक्षमता तथा उपलब्धि को आधार बनाया जाए, मतलब जब अध्यापक जो पढ़ाए उसको नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, तो उसकी परीक्षा होनी चाहिए, मतलब ठीक है, उसमें क्या सुधार किए जाएँ। और यहाँ पे देख सकते हैं विश्वविद्यालय परीक्षा की अंक व श्रेणी को अध्यापकीय प्रभावी वृद्धि के लिए सेवाकालीन कार्यक्रम संचालित करना, कार्यक्रम प्रबंध हेतु शोध करना, मीडिया निर्भर दूरवर्ती सेवाकालीन शिक्षा प्रणाली को विकसित करना, अधिगम सामग्रियों को सुनिश्चित आपूर्ति पर बल दिया जाए। और कोठारी आयोग में त्रिसूत्र का जो है भाषा का प्रयोग किया गया। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं त्रिभाषीय सूत्र 1968। तो यहाँ पे देख सकते हैं वर्ष 1966 में प्रकाशित कोठारी आयोग के जो है सिफारिश के आधार पर वर्ष 1968 में भारत सरकार ने त्रिभाषी सूत्र की जो है घोषणा की। त्रिभाषा सूत्र में हिंदी भाषा, ये जो हिंदी भाषा है, हिंदी भाषा राज्यों में हिंदी, अंग्रेजी और आधुनिक भारतीय भाषा जो है गैर भाषा सामान्यतः दक्षिणी भाषाओं में एक, यानी कि यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि भाषा जो होती है हिंदी भाषा राज्यों में हिंदी भाषा का प्रयोग होना चाहिए, अंग्रेजी भाषा, ठीक है, और आधुनिक भाषा, और गैर हिंदी भाषी राज्यों में अंग्रेजी, हिंदी और एक क्षेत्रीय भाषा शिक्षक की बात की जो है सिफारिश हुई है इसमें। ठीक है, इसके बाद देख सकते हैं 10+2+3 शिक्षा की संरचना 1972 में, यानी कोठारी आयोग के अनुसार
तो 1 से 3 वर्ष की पूर्व प्राथमिक शिक्षा ठीक है। 10 वर्ष की निर्विकल्प शिक्षा एक कंपलसरी होती है, आवश्यक होती है, आपको लेना अनिवार्य है ठीक है। फिर आप कहते हैं 2 वर्ष की विकल्पनात्मक माध्यमिक शिक्षा हो गई ठीक है। इसके बाद आप देख सकते हैं 3 वर्ष की जो है डिग्री उपाधि पाठ्यक्रम हो गया। तो आप जान सकते हैं कि ये जैसे कि क्लास आपने 10 तक पढ़ा तो वो आपकी होगी 10 ठीक है। 2 यानी कि 11-12 की क्लास यानी कि फर्स्ट ईयर और इंटर। फिर आपकी यानी कि डिग्री यानी कि जो है आपने ग्रेजुएट किया ठीक है। फिर इसके बाद आप देख सकते हैं ये अगली आपने हमने पढ़ाई थी इसको। अब आप सभी विद्यार्थी जान सकते हैं कि हमने आपको क्या क्या पढ़ाया है ठीक है। सेकंड यूनिट यानी कि आपके सब्जेक्ट पेपर 2 के यानी कि सेकंड यूनिट मतलब शिक्षा का इतिहास, राजनीति तथा अर्थशास्त्र के अंतर्गत हमने आपको यहाँ बता रहे हैं आपको हमने कहाँ से कितना पढ़ा है ठीक है। आप यहाँ देख सकते हैं ये हमने इसके अंतर्गत हमने आपको ये एक आपका प्रथम अध्याय हमने पढ़ा दिया है ठीक है। पार्ट आपका ये हमने आपको कंप्लीट कर दिया है, आप सभी विद्यार्थियों को पता होना चाहिए। फिर हम आज मतलब अगली क्लास में मिलेंगे इस टॉपिक पे ठीक है। यानी कि आपका अध्याय 2 यानी कि यह पार्ट आप भी कह सकते हैं 4 पार्ट हैं आपके ठीक है। यूनिट के अंतर्गत हर यूनिट के अंतर्गत आपके 4 या 5 पार्ट हो सकते हैं ठीक है। तो यहाँ पे ये हमने आपको पढ़ाया है सब ठीक है। फिर हमने यहाँ पे भी आपको बताया कि जो है समितियाँ और आयोग आपको क्या क्या सिलेबस में है, और समितियाँ और आयोग भी बताया हमने ठीक है। और ये आयोग क्या होता है मतलब आपको पता होना चाहिए ठीक है। जैसे कि आप पढ़ रहे हैं समितियाँ एंड आयोग, तो आयोग क्या है, कमीशन बोलते हैं ठीक है। सरकार के द्वारा नियुक्त किसी कार्य को करने या करवाने या जांच पड़ताल हेतु बनाया गया विशेषज्ञ दल होता है, समूह होता है जो यह अस्थायी और स्थायी दोनों होता है। ऐसे लोग का जो है समूह जो सरकार के द्वारा निर्णय लेने का कार्य करते हैं, जैसे चुनाव हो गया, नीति आयोग हो गया, वित्त आयोग हो गया, लोक सेवा आयोग हो गया ठीक है। इसके बाद आप देख सकते हैं समिति यानी कमेटी ठीक है। तो ये क्या होता है, किसी खास निश्चित विषय पर चर्चा हेतु लोगों का जो है दल समूह होता है। यानी कि किसी खास निश्चित जो है विषय पर चर्चा लोगों का दल एक समूह होता है। समिति मतलब एक समूह होता है ठीक है, दल होता है। किसी जो है जरूरी विषय पर विचार करने के लिए लोगों का समूह नीति का समूह जो है समिति कहलाता है। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ नोट कर लीजिएगा आप सभी विद्यार्थी ठीक है। लोगों का जो समूह होता है वही समिति कहलाता है, मतलब जो किसी विषय पर विचार करते हैं ठीक है। और इसके बाद आप देख सकते हैं ये जो है लक्ष्य प्राप्ति के लिए एक साथ जुट होना होता है। समिति व्यक्तियों का समूह है, यह किसी विशेष हित या हितों की पूर्ति के लिए बनाया जाता है ठीक है। ये जो होता है यानी समिति आपकी होती है किसी विशेष लक्ष्य की पूर्ति के लिए बनाई जाती है ठीक है। जैसे कि आपने पढ़ा आयोग एंड समितियाँ ठीक है, परिषद काउंसिलिंग बोलते हैं काउंसिल ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं सभा होता है, इसका मतलब जो है सभा होता है, सभा का आयोजन किया जाता है या अस्थायी होता है या निश्चित कार्यकाल के लिए होता है, या विधान परिषद, नगर परिषद, मंत्री परिषद ठीक है, विद्यार्थी परिषद, ये सब होता है। और नीति क्या होता है, नीति के अंतर्गत आपको पढ़ना होता है। इस नीति क्या है आप अभी पढ़ेंगे, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, इसी प्रकार से आपको नीतियाँ पढ़ना है, शिक्षा और नीति में संबंध पढ़ना है। तो ये सब होता है। नीति मतलब वह आधारभूत सिद्धांत जिसके द्वारा कोई कार्य किया जाए। नीति मतलब होता है कि आधारभूत सिद्धांत जिसके द्वारा कोई कार्य किया जाए, या आप ऐसे बोल सकते हैं वह आधारभूत सिद्धांत, यानी कि नीति के अंतर्गत आप जैसे बताया गया है कि जैसे वह आधारभूत सिद्धांत जिसके द्वारा कोई कार्य किया जाए, या इसका उद्देश्य क्या होता है। तो उद्देश्य के बारे में आप जान सकते हैं कि जैसे किसी व्यवसायिक कार्य करने में जो है मार्ग प्रदान करती है ठीक है। नीति का उद्देश्य होता है किसी जो है व्यवसायिक कार्य करने में जो है योगदान प्रदान करता है ठीक है। इसके बाद आप देख सकते हैं ये हमने आपको पढ़ा दिया था ठीक है। आप सभी बच्चों को पता होगा, हमने शॉर्ट वीडियो में पढ़ा है, लॉन्ग वीडियो में थोड़ा है तो उसको भी पढ़ाया है। तो स्वतंत्रता के पूर्व जो है भारत में उच्च शिक्षा का जो है जो विकास हुआ ठीक है। तो हमने आपको पढ़ाया है, ये सारे आपको सबको पता होंगे ठीक है। इसके बाद आप देख लीजिए यहाँ पर ये स्वतंत्रता के बाद के जो है आपके आयोग समिति ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं स्वतंत्रता के पश्चात जो है भारत में जो है उच्च शिक्षा का विकास ठीक है। तो आप स्वतंत्रता के बाद के जो है आयोग है तो आप देख सकते हैं राधाकृष्ण आयोग हो गया ठीक है, विश्वविद्यालय माध्यमिक शिक्षा आयोग ठीक है, मुदालियर डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर ठीक है। इसी प्रकार से कोठारी अभी हमने आज आपको ये कवर कराया ठीक है। तो आप सभी विद्यार्थियों को पता है कि कोठारी शिक्षा आयोग जो है, कोठारी शिक्षा आयोग को जो है बोलते हैं राष्ट्रीय शिक्षा आयोग ठीक है। आपको याद रखना है, इसको इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय शिक्षा आयोग जो है ये आपका जो है कोठारी आयोग शिक्षा यानी कोठारी आयोग को हम राष्ट्रीय शिक्षा आयोग के नाम से जानते हैं। और इसके अध्यक्ष कौन है, तो अध्यक्ष जो है ये है यानी कि DS यानी कि दौलत सिंह कोठारी। इसका D का मतलब होता है दौलत ठीक है। ये जो है अध्यक्ष इनके जो है दौलत थी ठीक है, दौलत सिंह कोठारी, आपको याद रखना है। और फिर इसके बाद आप ये सब पढ़ लीजिएगा, हमने आपको पढ़ा दिया है ठीक है। इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे स्वतंत्रता के पूर्व यानी कि स्वतंत्रता के पूर्व जो है आयोग इसमें दिया गया है। स्वतंत्रता के पूर्व के आंदोलन मतलब आयोग, ये स्वतंत्रता के पश्चात मतलब बाद के। तो सबसे बड़ा आयोग जो है सार्जेंट योजना है, स्वतंत्रता के पूर्व के मतलब जो पहले थे। और कलकत्ता विश्वविद्यालय सेटलर आयोग, इसको इंपॉर्टेंट याद रखना है। इसके बाद जो दिया गया है भारतीय शिक्षा आयोग, हार्टोंग समिति हो गया। और स्वतंत्रता के जो है पश्चात यानी कि बाद के जो है आयोग हैं या समितियाँ हैं। तो आप देख सकते हैं सबसे बड़ा आयोग जो है आया, सबसे बड़ा आयोग कोठारी आयोग यानी कि राष्ट्रीय शिक्षा आयोग हो गया। ये स्वतंत्रता के बाद का आंदोलन है सबसे बड़ा ठीक है। ये स्वतंत्रता से पहले का सबसे बड़ा आंदोलन, सबसे बड़ा आयोग है, आयोग बोलते ठीक है। विश्वविद्यालय राधाकृष्ण आयोग हो गया, और शिक्षा आयोग कोठारी आयोग हो गया। कोठारी आयोग मतलब अभी जो यहाँ पे हमने बताया ये ठीक है, यानी कि स्वतंत्रता के पश्चात यानी कि बाद का आंदोलन सबसे मतलब आयोग जो है सबसे बड़ा आयोग जो है कोठारी आयोग या राष्ट्रीय शिक्षा आयोग हो गया। फिर इसके बाद जो है विश्वविद्यालय आयोग राधाकृष्णन से संबंधित है ठीक है। शिक्षा आयोग जो है कोठारी आयोग से संबंधित है, मतलब राष्ट्रीय शिक्षा, यहाँ पे राष्ट्रीय शिक्षा आयोग भी लिख सकते हैं जो कोठारी से संबंधित है। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग जो है स्वयं प्रतियोगिता से संबंधित है, ये सब आप सभी विद्यार्थियों को पता होगा। इसके बाद देख सकते हैं माध्यमिक शिक्षा आयोग, इसको हमने पढ़ा दिया है। माध्यमिक शिक्षा आयोग 1953 ठीक है। यहाँ पे ये मुदालियर आयोग है ठीक है, इसको हमने आपको पढ़ा दिया है तो बार बार नहीं पढ़ाएंगे ठीक है। इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं माध्यमिक शिक्षा आयोग की सिफारिश, इसको भी हमने पढ़ाया आपको, नहीं ये सिफारिश हमने नहीं पढ़ाया है ठीक है। तो इसको
देख लीजिए, सिफारिश छात्रों से किसी भी प्रकार की फीस नहीं लेनी चाहिए और उन्हें पर्याप्त खाने पीने और रहने की सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए। माध्यमिक शिक्षा आयोग की सिफारिशें हैं, ठीक है। और वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो है पद्धति को अपनाया जाए। उच्च तथा उच्चतर माध्यमिक स्तर की शिक्षा के जो है पाठ्यक्रम को जो है एक कोर विषय रहें जो अनिवार्य रहें, ठीक है। जैसे गणित हो गया, सामान्य ज्ञान हो गया, कला एवं संगीत इत्यादि हो गया। इसी प्रकार से इसमें सुझाव दिया गया ग्रामीण क्षेत्रों में आवासीय विद्यालयों का सुझाव दिया, ठीक है। और इसकी कुठारी हम भी अभी पढ़ाया हमने, ठीक है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति भी हमने पढ़ा रखा है आप सभी विद्यार्थियों को। यहाँ पे देख सकते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, ठीक है। ये आपके सिलेबस में है, ठीक है। जनवरी 1885 में भारत सरकार ने एक नई शिक्षा नीति की प्रस्तुति की घोषणा की और 1986 में यह नीति घोषणा हुई, ठीक है। इस नीति के अंतर्गत प्रमुख संस्तुतियाँ जो है निम्नलिखित विशेषताएं कह सकते हैं, ठीक है। ये सुझाव यहाँ पे देख सकते हैं राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद अध्यापक शिक्षा संस्थाओं पाठ्यक्रम एवं विधि के संदर्भ में मान्यता प्रदान करें, ठीक है। तथा अध्यापक शिक्षा संस्थान एवं विश्वविद्यालय शिक्षा विभागों के मध्य परिसंचार प्रबंध किए जाएँ। ये पॉइंट है, आप सभी पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इसको हमने पढ़ा रखा है। ये सिफारिशें हो गई, ठीक है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति की सिफारिशें हैं 1986 की, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं 90% से अधिक ग्रामीण जनसंख्या को एक किलोमीटर की परिधि में माध्यमिक शिक्षा उपलब्ध हो, यानी कि ज़्यादा दूर नहीं बच्चों को जाना चाहिए, मतलब स्कूल ना खुले जो बच्चों को दूर जाना पड़े पढ़ने के लिए, ठीक है। इसके बाद देख सकते हैं साथ ही 6 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराने का जो है संकल्प दोहराया गया, ठीक है। प्राथमिक शिक्षा बाल केंद्रित होनी चाहिए। गुणात्मक में वृद्धि है तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड को लागू किया जाए। जब आपको ये शब्द आपको देखने को मिले तो आपको पता होना चाहिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति से संबंधित है, ठीक है, 1986 से। स्कूल छोड़ने वाले या कामगार बच्चों के लिए जो है व्यवस्थित अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम चलाया जाए। फिर इसके बाद अनौपचारिक शिक्षा आप जानते हैं ना सभी विद्यार्थी, औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा, यानी शिक्षा 2 प्रकार से होती है ना। तो यहाँ पे अगला पढ़ देख सकते हैं मुक्त या खुले विश्वविद्यालय की स्थापना की जाए। उच्च शिक्षा में गुणात्मक सुधार हेतु विश्वविद्यालयों व महाविद्यालयों की संख्या में बढ़ोतरी की जाए, ठीक है। मुक्त विश्वविद्यालय या खुले मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना आप समझ रहे हैं। मुक्त विश्वविद्यालय डिस्टेंस वाली जो यूनिवर्सिटी हैं, ठीक है, जैसे इग्नू हो गया, ठीक है, ये सब है आपके दूरस्थ शिक्षा जिसे बोलते हैं। फिर इसके बाद आप देख सकते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की सबसे प्रमुख विशेषता संपूर्ण देश में एक प्रकार की शिक्षा संरचना होगी, ठीक है। शिक्षा संरचना 10+2+3 पर आधारित होगी, आप देख सकते हैं, ठीक है। 5 वर्ष प्राथमिक स्तर, ठीक है, 5 वर्ष प्राथमिक स्तर की शिक्षा यानी कक्षा 1 से 5 तक। फिर जो है 3 वर्ष प्राथमिक उच्च स्तर 6 से 8, फिर 2 वर्ष माध्यमिक स्तर 9 से 10। आप सभी विद्यार्थी देख सकते हैं इसे, ठीक है। और आप सभी विद्यार्थियों को इसी प्रकार से जो है आपको पढ़ना है, याद रखना है जो पॉइंट्स हैं। फिर इसके बाद आप देख सकते हैं जो है आधारभूत सिद्धांत कितने हैं, ठीक है। एनईपी मतलब एनईपी जो है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, ठीक है, फुल फॉर्म राष्ट्रीय शिक्षा नीति। अभी हमने आपको ऊपर बताया उसी के जो है आपके सिद्धांत है 1986 के 17 आधारभूत सिद्धांत है। तो आप सभी विद्यार्थी जानते हैं सिद्धांत 1 निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा, ठीक है, एक सिद्धांत हो गया। सेकंड अध्यापकों का स्तर, वेतन और शिक्षा भाषाओं का विकास होना चाहिए, ठीक है। सिद्धांत के अवसर का समानीकरण, प्रतिभा की खोज। अगला हो गया 6 कार्य अनुभव जो है तथा राष्ट्रीय सेवा। 7 जो है सिद्धांत है आपका विज्ञान शिक्षा तथा अनुसंधान। 8 है आपका जो है शिक्षा कृषि एवं उद्योग के लिए शिक्षा पुस्तकों का उत्पादन हो गया। 10 आपका सिद्धांत हो गया माध्यमिक शिक्षा परीक्षाओं का उल्लेख हो गया। अगला माध्यमिक शिक्षा हो गया, विश्वविद्यालय शिक्षा हो गया, अंशकालीन शिक्षा पत्राचार पाठ्यक्रम हो गया। ये पत्राचार पाठ्यक्रम, ठीक है, मतलब कि जो दूरस्थ शिक्षा थी हमने बताया ना, ठीक। और साक्षरता एवं पौर्ण शिक्षा हो गई, खेलकूद शिक्षा, अल्पसंख्यकों की शिक्षा, शैक्षिक ढांचा, ठीक है, कोठारी आयोग, मतलब ये सब आपके हैं 17 आधारभूत जो है मूल सिद्धांत आपके हैं। इसके बाद देख सकते हैं ये जो है सारणी हमने आपको सभी विद्यार्थियों को बताया है समझने के लिए, ठीक है। तो आप सभी विद्यार्थियों को पता होगा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। तो आपको समझने के लिए हमने बताया कि जैसे पहली शिक्षा नीति यानी कि ये इतनी आपकी जो है नीतियाँ, ठीक है, देश की आज़ादी के बाद की एनपी हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 1968 पीएम, यानी कि ये जो है आपके पीएम प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी थे, ठीक है, इंदिरा गांधी थी, ठीक है। इसके बाद आप देख सकते हैं दूसरी 1986, ठीक है, पीएम तब ये जो है राजीव गांधी जी थे। तीसरा जो है 2020 के नरेंद्र मोदी जी, ठीक है। तो इसमें उद्देश्य था शिक्षा जो है मौखिक होनी चाहिए, तब मौखिक थी, मौखिक शिक्षा पर जो है बल दिया गया था। इसमें जो है दूसरी यानी कि 1986 में किताबी शिक्षा पर बल दिया गया था। तीसरी शिक्षा नीति में जो है इसमें शिक्षा का जो है कौशल यानी कौशल और प्रोफेशनल पर बल दिया गया था, ठीक है। और ये शैक्षिक संरचना आप देख सकते हैं 5+3+3+4 ये आपकी शैक्षिक संरचना थी 2020 के अनुसार। और ये जो है 1986 के अनुसार जो है संरचना थी शैक्षिक जो है पैटर्न पद्धति, कुछ भी आप कह सकते हैं शैक्षिक, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये हमने आपको पढ़ा दिया था, सभी विद्यार्थियों को पता ही है, ठीक है। फाउंडेशनल स्टेज हो गई, ठीक है, 5 ईयर और 3rd प्रिपरेटरी स्टेज हो गई, ठीक है। फिर इसके बाद आपकी मिडिल हो गई, फिर आपकी माध्यमिक हो गई। तो ये जो 5 आपका दिया हुआ है, तो 5 के अनुसार जो है आप पाठ्यक्रम जानते हैं कि 5 में जो 3 वर्ष की शिक्षा जो है दी जाती है प्ले, यानी 3 वर्ष के बालकों की जो शिक्षा होती है प्ले मतलब आंगनबाड़ी खेलकूद शिक्षा, ठीक है, आंगनबाड़ी हो गई, बालवाड़ी हो गई, ये शिक्षा हो गई। और 2 वर्ष जो है प्रथम क्लास सेकंड क्लास में बच्चों को पढ़ना होता है, टोटल मिला के 5 हो जाते हैं, ठीक है। फिर आपको 3rd, इसमें जो है आपको कितनी क्लास करनी होगी, बच्चा जो है 3rd और 4th और 5 क्लास में पढ़ता है, ठीक है, क्लास कक्षा मतलब ये है आपकी। फिर जो है इसके बाद जो है मिडिल में जब आता है, ठीक है, इसमें जो है 3 इसका पाठ्यक्रम कैसा है, इसका जो है 6, 7, 8 में जो है क्लास में होता है, ठीक है, यानी कि अपनी कक्षाएं पूरी करता है 6 और 7, 8
और इसके बाद जो है माध्यमिक शिक्षा सेकेंडरी स्टेज में जब बालक आता है, ठीक है, तो 9, 10, 11, 12 की कक्षाएँ जो है पढ़ता है, उसकी कंप्लीट होती है। एज कौन सी होती है, तो एज इसमें एज जो है 3 से 8 वर्ष हो जाता है, ठीक है, एग्जाम नहीं होता है, ठीक है। और इसके बाद जो है इसमें आपका जो है देख सकते हैं एज जो है 8 से 11 वर्ष की हो जाए। जब तक कि बालक 3rd क्लास में, 4th क्लास में, 5th क्लास में पढ़ता है तब तक कि उसकी एज हो जाती है स्टूडेंट की 8 से 11 वर्ष, एग्जाम स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। इसके बाद जो है देख सकते हैं आप सभी के 6, 7, 8 यानी 6, 7, 8 मिनट्स में 11 से 14 वर्ष आयु हो जाती है इंडियन लैंग्वेज। फिर देखते हैं 14 से 18 फॉरेन लैंग्वेज। इसी प्रकार से आप सभी तथ्यों को याद करना है। सारा इंपॉर्टेंस है, आपको समझ में आए नहीं समझ में आए तो एक बार पूछ सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे देख सकते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, मतलब वहाँ पे हमने समझाने के लिए सारणी के तौर पे हमने बताया। यहाँ पे आप देख सकते हैं NEP अध्यक्ष जो है कौन थे, ठीक है, कस्तूरी रंगन थे। शैक्षणिक संरचना आपने बताया अभी हमने। मानव संसाधन जो है विकास मंत्रालय का जो है नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय हो गया। शिक्षा पर जो है सार्वजनिक खर्च को जो है GDP के 6% तक बढ़ाने का लक्ष्य किया गया है। NEP 20 की आधार स्तंभ क्या होते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पहुँच हो गया, ठीक है, एक हो गया पहुँच, फिर एक हो गया अफोर्डेबिलिटी, ठीक है। आप इसी प्रकार से एक्सेस हो गया यहाँ पे फर्स्ट हो, ठीक है। वहनीयता किफ़ायती मतलब हो गया। फिर इसी प्रकार से आपको पढ़ना है। उत्तरदायित्व हो गया, ठीक है, फिर इक्विटी हो गया, समानता हो गया, ठीक है, क्वालिटी हो गया, गुणवत्ता। फिर इसके बाद आपको देखना है आपकी हेडिंग से इसके अंतर्गत शिक्षा नीति के मार्गदर्शन के सिद्धांत। शिक्षा एक सार्वजनिक सेवा है। शिक्षक शिक्षा दूरी है और प्रत्येक बालक में विशिष्ट योग्यताएँ होती हैं, उनकी पहचान करना और विकास करना, मानवीय एवं संविधान के मूल्यों का विकास करना। इसके बाद आप देख सकते हैं, इसके बाद आपको दिया गया है इसमें NEP 2020 ये डिसाइड करती है कि हम अपनी राष्ट्रीय शिक्षा का जो है व्यवस्था किस दिशा में ले जाना है, शिक्षा की व्यवस्था को उनको किस दिशा में ले जाना है, बच्चों को क्या पढ़ाना है, बच्चों को क्या शिक्षा देनी है। NEP पूरे देश के लिए होती है। NEP नेशनल, इसका फुल फॉर्म आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी हो गया, ठीक है। NEP के आधार पर एक करिकुलम बनाते हैं जिसे हम NCF कहते हैं, ठीक है। तो NEP के आधार पर जो है बनाते हैं, ठीक है। जैसे सरकार होती है वैसे जो है NCF बनती है। कोई सरकार व्यवसाय के लिए तैयार, मतलब व्यवसाय के लिए तैयार करती है, मतलब जैसे कि NCF यानी कि नेशनल जो है करिकुलम फ्रेमवर्क होता है, मतलब रूपरेखा, ठीक है। तो NEP जो है इसी के लिए जो है तैयार करती है, इसी के उद्देश्य को पूर्ति के लिए, ठीक है। तो सरकार जैसी होती है उसी प्रकार के जो है NCF बनाती है। कोई सरकार व्यवसाय के लिए बच्चों को जो है शिक्षा देती है, मतलब तैयार करती है बच्चों को, कोई जो है सरकारी जॉब के लिए, ठीक है, अपने हिसाब से जो है NCF तैयार करती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे सिलेबस में है, ठीक है। हमने आपको बताया था हेडिंग में NCF नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क मतलब रूपरेखा, यानी कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 यानी 2000 जो है 5, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 को एक राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली का विकास करने के साधन के रूप में प्रस्तावित किया गया है। इसे दिसंबर 2005 में प्रकाशित किया गया था। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा वर्ष 2005 में शिक्षा की भूमिका एक उत्प्रेरक के रूप में होती है, ठीक है। इस रूपरेखा के अनुसार बच्चों के आकलन की दैनिक गतिविधियाँ एक सही तरीका है। इस पाठ्यचर्या में कक्षा फर्स्ट से ही मातृभाषा के साथ अंग्रेजी भाषा में शिक्षा देने की वकालत की गई है। NEP को फुलफिल करने के लिए NCF बनाते हैं। हमने इसको आपको पढ़ा दिया है, ठीक है। फिर भी इसमें देख लीजिए, लॉन्ग वीडियो है पूरा, ठीक है, तो पूरा कवर हो जाए आपका, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कितनी आपकी मतलब कि जो है NCF आ चुकी है, ठीक है। पहली NCF आपकी है 1975, सेकंड है आपकी 1980-88, ठीक है, सॉरी 1988, फिर 2000 मतलब 2000, फिर 2005 हो गया, फिर 2020, ठीक है। NCF ये बताती है कि बच्चों को हम कैसे पढ़ाएं, क्या पढ़ाएं, जिससे हम NEP के उद्देश्य को पूरा कर सके। NEP अभी आपने पढ़ा पहले, ठीक है, फिर NCF आपका ये है, ठीक है। तो NCF ये कहता है कि हम बच्चों को कैसे कैसे पढ़ाएं कि जो हम NEP के अंतर्गत जो उद्देश्य है निर्धारित किया गया है या देश को जिस और हम ले जाना चाहते हैं उनका जो है पूरा करने के लिए कैसे पढ़ाएं, मतलब लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कैसे हम पढ़ाएं, इसका टॉपिक क्या होना चाहिए। इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर भी आप सभी विद्यार्थी देख सकते हैं, इसको भी हमने आपको पढ़ा रखा है, ठीक है। NEP आपको जो है पेपर में जो प्रश्न पूछे जाते हैं तो जो है स्टूडेंट कन्फ्यूज रहता है, तो यहाँ पे आप सभी विद्यार्थी जानते हैं। फुल फॉर्म तो आप जानते हैं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, ठीक है। NCF नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, हिंदी में बोलते हैं राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क या रूपरेखा बोल सकते हैं। तो आपको याद रखना है कि ये आपकी जो है NEP है, ठीक है, ये आपकी NEP हो गई, ठीक है। तो यहाँ पर आप सभी ये याद रखिएगा, ठीक है। भूलिएगा मत कि NCF को NEP में कर दो, NEP को जो है NCF में, ठीक है। और यहाँ पे पाठ्यचर्या आप देख सकते हैं, पाठ्यक्रम देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं पाठ्यचर्या जो दिया गया है करिकुलम का लैटिन भाषा है, भाषा का शब्द है, ठीक है, जो कुरेर से बना है, ठीक है। और इसके बाद देख सकते हैं इसमें पॉइंट्स पहले देख लीजिए। पाठ्यचर्या में अनेक विषयों, क्रियाओं तथा अनुभवों को रखा जाता है, यानी कि पाठ्यचर्या के अंतर्गत जो है क्रियाओं तथा अनुभवों को रखा जाता है जो शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक होते हैं। और अगला पॉइंट है पाठ्यचर्या का उद्देश्य जो है छात्र व्यक्ति का सर्वांगीण विकास होता है, मतलब पाठ्यचर्या के अंदर पूरा विकास किया जाता है व्यक्ति का, ठीक है। और संपूर्ण देश के लिए होता है, व्यापक होता है, ठीक है। इसके बाद अगला पॉइंट है पाठ्यचर्या 10 से 12 15 20 साल बाद जो बदलता रहता है, यानी पाठ्यक्रम जो होता है जिसे सरकार चेंज करती रहती है, ठीक है, पाठ्यक्रम। तो NCF आप जानते हैं इसको कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क रूपरेखा, ठीक है। तो 1975 में जो है NCF कैसी थी, फिर आपका 1988 में कैसी थी, फिर 2000 में कैसे थी, फिर जो है 2005 में कैसी थी। ये आपका पाठ्यक्रम हो गया जो आप सभी विद्यार्थी हर क्लास में बदलता है। आप फर्स्ट क्लास पढ़े, सेकंड पढ़े, थर्ड पढ़े, जैसे अपने इंटर पढ़ा, मतलब हाई स्कूल पढ़ा, फर्स्ट ईयर पढ़ा, इंटर पढ़ा, सब सिलेबस चेंज होता है। इसी प्रकार से सिलेबस जो होता है आपका ग्रीक भाषा का शब्द है, ठीक है। इसके अंतर्गत केवल विभिन्न विषयों तथा कौशलों का समावेश होता है। इससे जो है व्यक्तित्व के एक विशिष्ट अंग यानी कि ज्ञान कौशल का विकास विशिष्ट विषयों के अध्ययन से होता है। मतलब हम कुछ सब्जेक्ट लेते हैं, सारे सब्जेक्ट तो नहीं ले सकते ना। तो आप देख सकते हैं कि जैसे अलग अलग उद्देश्य होता है इसका,
जैसे आप हिंदी पढ़े तो हिंदी पढ़ेंगे तो आपका हिंदी पढ़ा पाएंगे, मैथ्स पढ़ेंगे तो मैथ, मतलब ऐसे ही समझ लीजिए आप, ठीक। पाठ्यक्रम हर क्लास में हर बार बदलता है। यदि हम कक्षा 6 में हैं तो हैं या 7 में है तो दोनों क्लास में चेंज होगा। तो आप 6 में हैं, फिर आप 7 में जाएंगे क्लास में, तो आपका पाठ्यक्रम चेंज, मतलब पाठ्यक्रम हाँ चेंज हो जाएगा, सिलेबस, ठीक है। और इसी प्रकार से आप सभी बातें समझ लीजिए, ठीक है। इसीलिए हमने NCF के साथ ही आपको हमने बताया, ठीक है। और इसके बाद आप देख सकते हैं ये NCF जो हम आपको पढ़ा रहे हैं इसी के बारे में है। NCF, हाँ, NCF के जो है इसमें उनके अध्यक्ष कौन थे, ठीक है। NCF के राष्ट्रीय पाठचर्या के जो है राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा के इसके अध्यक्ष जो है प्रोफेसर यशपाल है। NCF 2005 की उत्पत्ति रवीन्द्रनाथ टैगोर के निबंध सभ्यता व प्रगति से हुआ है। NCF 2005 के अध्यक्ष प्रोफेसर जो है यशपाल जी हैं। और फिर आप देख सकते हैं NCF निदेशक कौन है, प्रोफेसर कृष्ण कुमार है। सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 2005 में यशपाल समिति का निर्धारण किया गया था, ठीक है। यानी कि यशपाल समिति का निर्धारण बिना शिक्षा बिना बोझ शीर्षक के द्वारा एक रिपोर्ट प्रकाशित की गई, जिसके आधार पर जो है पाठचर्या का निर्माण किया गया। NCF 2005 का सूत्र बिना भार के जो है अधिगम, यानी कि पाठचर्या के बोझ को कम करना है, यानी कि जो है पाठचर्या के बोझ को कम करना होता है, मतलब कि बहुत सारी कॉपी किताबें बच्चा जो है सिर पे ना रखे, मतलब सिर पे मतलब ना लेकर के जाए, थोड़ा बैग कम होना चाहिए, हल्का होना चाहिए, ठीक है। और फिर इसके बाद देख सकते हैं राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा, मतलब कि 2005 इस पाठचर्या में निम्नलिखित बातें शामिल हैं, ठीक है। बालक को क्या और कैसे पढ़ाया जाए, राष्ट्रीय पाठचर्या 2005 इन्हीं विषयों पर जो है ध्यान केंद्रित करती है। इसके बाद देख सकते हैं इस पाठचर्या में ज्ञान को समृद्ध करने हेतु इसे स्कूल से बाहर के जीवन से जो है जोड़ने का प्रयास किया गया है, अर्थात व्यवहारिक शिक्षण प्रणाली पर जो है विशेष बल दिया गया है। फिर NCF जो है 2005 का निर्माण मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा जो है अब शिक्षा मंत्रालय द्वारा, ठीक है, इसका जो है किया गया है द्वारा। अब जो है शिक्षा मंत्रालय नाम है, यहाँ पे हमने अभी आपको बताया था, कहीं पे लिखा हुआ है, सॉरी भूल गई हूँ। और ये पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है। ये पॉइंट बिना भार के अधिगम, यानी कि शिक्षा बिना बोझ के, ठीक है, बोझ ना समझा जाए, ठीक है। यानी कि जो हम पढ़ाई करते हैं इसको बोझ ना समझा जाए, और बैग थोड़ा मतलब कम से कम जो है बैग होना चाहिए बच्चों का। अभी देखो बच्चे पढ़ते हैं तो जितने बड़े बच्चे हो तो उससे ज़्यादा उनके ऊपर बैग का भार होता है, ठीक है। बहुत सारी कॉपी किताबियाँ होती हैं, किताबें पढ़ने को तो थोड़ी कम कॉपी किताब होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद देख सकते हैं आप सिद्धांत राष्ट्रीय पाठचर्या के दस्तावेजों में पाठचर्या के निर्माण हेतु 5 जो है निर्देशात्मक जो सिद्धांतों का प्रस्ताव रखा गया है। 5 सिद्धांत हैं NCF 2020 के, ये भी हमने आपको पढ़ाया है शॉर्ट वीडियो में। परिप्रेक्ष्य होना चाहिए, ठीक है। एक अधिगम और ज्ञान है सिद्धांत और विद्यालय तथा कक्षा का वातावरण, पाठचर्या के क्षेत्र, स्कूलों की अवस्थाएं और आकलन और व्यवस्था का सुधार, परिप्रेक्ष्य के अंतर्गत पाठचर्या को इस प्रकार से सुव्यवस्थित करना ताकि शिक्षा अध्ययन बोझ नहीं बने, ठीक है, यानी कि बोझ ना लगे। इससे अध्यापक भी अध्यापन में रुचि लेते हैं, ठीक है। ऐसे नागरिकों का निर्माण करना जिनमें राजनीतिक एवं आर्थिक प्रक्रियाओं में भाग लेने की क्षमता विकसित हो तथा साथ ही लैंगिक न्याय मूल्यों और लोकतांत्रिक व्यवहारों, अनुसूचित जनजातियों और विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के प्रति संवेदनशील हो। इसके बाद लास्ट आपका आता है आयोग, ठीक है। देख सकते हैं यहाँ पर अध्यापक शिक्षा राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा, यानी कि पहले आपने पढ़ा जो है राष्ट्रीय पाठचर्या जो है, पहले आपको हमने पढ़ा है कि जो है राष्ट्रीय, यहाँ से इतना पढ़ा राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005, ठीक है। अब आपको पढ़ना है यहाँ पे, अब आपको पढ़ना है ये कि यहाँ देख सकते राष्ट्र मतलब अध्यापक शिक्षा जुड़ गई थी, अध्यापक शिक्षा राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2009, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं और फुल फॉर्म देख सकते हैं नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन 2009, ठीक है, 2009 NCF TE, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद ने जो है अध्यापक शिक्षा पर राष्ट्रीय पाठचर्या ढांचा तैयार किया है। यहाँ पे देख सकते हैं राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद ने अध्यापक शिक्षा पर राष्ट्रीय पाठचर्या ढांचा तैयार किया, जिसे मार्च 2009 में प्रचालित किया गया। इस पाठचर्या का मुख्य स्वरूप NCF द्वारा NCF 2005 की पृष्ठभूमि पर तैयार किया गया, ठीक है। यह रूपरेखा अध्यापक शिक्षा और स्कूल शिक्षा के दृष्टिकोण एवं संदर्भ में आपसी रूप से संबंधित हैं। दोनों का विकास एक दूसरे को पुनर्बलित करता है। अध्यापक शिक्षा में समावेशित शिक्षा समता और स्थायी आधार विकास का दृष्टिकोण, शिक्षा में सामुदायिक ज्ञान की भूमिका, स्कूलों में ICT एवं E-लर्निंग को समग्र रूप से सम्मिलित करने पर बल दिया गया है, ठीक है। आप सभी विद्यार्थियों को ये पढ़ना था, हमने इसको पढ़ा दिया। थोड़ा और आपका बच रहा है, अभी भी थोड़ा है टॉपिक आपका देश वगैरह पढ़ना है, इसको भी देख लीजिए। यहाँ पे आप सभी विद्यार्थी देख सकते हैं अध्यापक शिक्षा राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा 2009 के अनुसार अध्यापक शिक्षा के लिए कुछ जो है बातें बताई गई हैं। बच्चों की चिंता एवं प्रवाह करें, ठीक है, यानी कि अध्यापक शिक्षा राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा जो 2009 है, इसके अनुसार जो है क्या बातें जो बताई गई हैं अध्यापक के लिए, ठीक है। तो स्नेहपूर्ण व्यवहार करें तथा उन्हें प्यार दें बच्चों को, ठीक है। बच्चों को सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक संदर्भ में समझें, उनकी जो है समस्याओं और आवश्यकताओं की भली भांति से समझें, उनकी संवेदनाओं को विकसित करें, ठीक है। इसके अतिरिक्त भी बच्चों के साथ जो है समान व्यवहार करें। अगला पॉइंट है अध्यापक अधिगम को मनोरंजन सहभागिता पूर्ण एवं अर्थपूर्ण बनाएं, मतलब कि जो है इनको समझें और अच्छे से के साथ जो है बिहेवियर करें, ठीक है। और अधिगमकर्ता केंद्रीय गतिविधि आधारित सहभागिता आधारित अधिगम अनुभव, खेलकूद, प्रोजेक्ट, भ्रमण और पर्यवेक्षण, समाज परिचर्या इत्यादि के माध्यम से बच्चे सीखें, उनको मतलब अच्छे से पढ़ाएं लिखाएं सिखाएं, ठीक है। प्रोजेक्ट खेलकूद के द्वारा अध्यापक इन्हें संगठित एवं आयोजित करें। एक आयोजक के रूप में भी अध्यापक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगला पॉइंट शांति का मूल्य, जीवन की लोकतांत्रिक मार्ग, समानता, न्याय, स्वतंत्रता, बंधुता, धर्मनिरपेक्ष के महत्व को सामाजिक जो है पुनर्संरचना में शामिल करें, ठीक है। अपने जीवन में जो है शामिल करें, उनको पढ़ाएं अच्छे से, ठीक है। इसके बाद आप देख सकते हैं उद्देश्य क्या है।
ठीक है। अध्यापक शिक्षा की राष्ट्रीय पाठचर्या जो है, जो उद्देश्य क्या है, ठीक है। जिम्मेदार नागरिक, ठीक है। पाठचर्या सुधार में सहयोग, सीखने की प्रक्रिया का ज्ञान, संवेदनशीलता का विकास, वास्तविक परिस्थिति का ज्ञान, भाषा की गहरी समझ होनी चाहिए, कला और सौंदर्य बोध का विकास, परामर्श कौशल का विकास, ये सब उद्देश्य होने चाहिए, ठीक है। बच्चों को कैसे आप बनाएं, उनको कैसे जो है क्या उनके उद्देश्य होने चाहिए, ठीक है। आप कैसे पढ़ाएं। आप सभी विद्यार्थियों को हमने इतना पढ़ा दिया है और अगली क्लास में मिलते हैं इसके जो है यूनिट सेकंड के मतलब सेकंड पार्ट में, ठीक है, अध्याय 2 में, ठीक है। आप सभी विद्यार्थी अच्छे से पढ़ते रहें, रिवीजन करते रहें। थैंक यू।